कभी पंजा की बत्ती जलती थी, आज कमल की बत्ती अरे कुछ तो प्रभु कुछ सत्य बोल। इससे क्या देश में गरीबी मिट जाएगी? इससे क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? इससे क्या हमारा हेंडर इंडेक्स सुधर जाएगा? ये बता दो। अगर उन्होंने इतना विकास कर दिया तो वो धर्म के आधार पर वोट क्यों मांगते हैं? वो 400 पार का ना दे रहे हैं और वो अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। वो क्यों काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा? गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम होगी, पेट्रोल कम होगा, काला धन आएगा। और जो काला धन लेके अभी इनके राज में चले गए 36 लोग, 9,000 करोड़ रुपए तो एक आदमी है, बाकी सब करोड़ों में लेके भागे हैं। तो अगर विदेश में डंका बज रहा है इनका, तो उनको वापस क्यों नहीं लाया? सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? 205 लाख करोड़। कम नहीं होता 205 लाख करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था 4.25 ट्रिलियन की है, उसमें से आपके पास 2 ट्रिलियन का कर्जा है। अभी पीछे आंकड़े जारी हुए थे तो 375 लाख करोड़ का जो है जीडीपी का आंकड़ा जारी है। के लिए उनकी गारंटी को यकीन मत मानो कि जनता को 2 जुमले दे के बहला लेते हैं। असली गारंटियां उनकी ये हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए उनकी गारंटी, बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी, और करप्ट लोगों के लिए उनकी गारंटी, हत्यारों के लिए उनकी गारंटी, सबके लिए गारंटी है। क्या लगता है सर, 24 के चुनाव नजदीक है, जनता क्या उम्मीद लगा रही है सरकार से और अपनी नेताओं से? जनता ने तो सर जो उम्मीद लगा रखी है सरकार से और अपनी नेताओं से, इसके बारे में क्या ही कहें। जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन सरकार तो बदलाव नहीं चाहती। सरकार ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आज ही मैं खबर देख रहा था, ईवीएम में हेराफेरियाँ होनी शुरू हो गई, जिसके ऊपर हम शुरू से आरोप लगाते आ रहे थे। आज वो साबित हो गए। अभी 26 तारीख को ही चुनाव है केरल में, उसकी मॉक टेस्ट हो रहे थे। मॉक टेस्ट में जहाँ बटन दबाओ बीजेपी को जा रहा है। अब तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का? मुद्दे तो बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार है ही है एज यूजुअल, अगर मुद्दों की ही बात करी जाए। लेकिन अब उस मुद्दे से भी ऊपर मुझे सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है ईवीएम पे ध्यान देने की वास्तव में ज़रूरत है विपक्ष को और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जज है, वो तो इस पर ध्यान कर दे ही नहीं रहे। अब तो चीफ जस्टिस को भी इसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। बीजेपी वाले तो कह तो रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। उनके कहने से तो, उनके हिसाब से तो बेरोजगारी है ही नहीं ना। उनके तो चेले चपाटे जो हैं उनको तो अपना लगा ही देते हैं लाइन पे। 500-500 रुपये ले जाओ, बीजेपी करे जाओ। 5-5 किलो राशन खाए जाओ, बीजेपी करे जाओ। तो उनके हिसाब से तो बेरोजगारी है ही नहीं, ना उन्हें दिखेगी ना वो देखना चाहते। उनके तो जो बीजेपी को बेरोजगारी किसकी दिखती है? अडानी की दिखती है, अंबानी की दिखती है। यार इसको ये वाला ठेका नहीं मिला, ये तो बेरोजगार हो जाएगा। हसदेव जंगल चाहिए था, छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है अगले दिन हसदेव जंगल दे दिया अडानी को। क्या लगता है सर, बेरोजगारी दिखती है? क्या लगता है बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में? बेरोजगारी तो मेरे ख्याल से 80% 83% लोग बेरोजगार हैं। ये अभी नया आंकड़ा है। CSDS का सर्वे आया अभी। और अभी आधी आबादी गरीब है और किसान गरीब है। तो ये विकास का नाम ना लें तो अच्छा है। कोई विकास नहीं हुआ जब इतने गणित चल रहा है। 81 करोड़ गरीब, किसान गरीब और बेरोजगार इतने हैं। 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए और सबसे ज़्यादा यूपी में हुए। तो यूपी के लोग परेशान हैं। कितने करोड़ लोग परेशान हैं? 50,000 की भर्ती में 60 लाख लोगों ने पर्चा भरा, पर्चा भी रद्द हो गया। तो वो लोग परेशान है ना, तो वोट देंगे। वो सब मेजर लोग हैं जिन्होंने पर्चा दिया नौकरी के लिए, उनका परिवार लगा लो तो 4-5 करोड़ लोग तो वैसे ही हो गए परेशान। तो वोट कौन देगा? 80 में से कोई मुश्किल नहीं है कि उनकी सीटें कम हो। अभी बीजेपी के लोग, जेपी नड्डा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सारे लोग बेल पर छूटे। राहुल गांधी बेल पर है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह अभी बेल पर आए हैं। क्या बोलेंगे इस पर? ठीक है जी, उन्होंने 3 नाम गिरा है और अपने वो उसमें अगर शामिल हो गए, अपने आप को देखें, भाजपा के आज 303 सांसद मौजूद हैं सदन में। उनमें 139 सांसदों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। सभी के सभी बेल पर है ना। कहाँ 3 कहाँ 139? ज़्यादा किसके हुए? बीजेपी के हुए ना। पूरे 139 सांसदों पे मुकदमे चल रहे हैं और बाकायदा ये प्रूव है, ये कोई आरोप नहीं है, ये प्रूव है। 139 सांसद जो है मुकदमों का सामना कर रहे हैं और मुकदमों का सामना कर रहे हैं तो एज यूजुअल इसका मतलब वो बेल पे ही तो चल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ज़्यादा किसकी संख्या? आप 3 नाम गिनाते हो, बदले में आपकी तरफ 139 खड़े हैं। आप उन पर क्यों नहीं ध्यान देते? मोदी की गारंटी चलेगी इस बार? बिल्कुल भी नहीं जी, गारंटी तो उनकी सारी फेल है। गारंटी चली कौन सी है उनकी? बस गारंटी उनकी जो चलती है वो ये चलती है कि हाँ आप अगर भ्रष्टाचारी हो और दूसरी पार्टी में हो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बचा लूँगा। कोई एजेंसी आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, ये मेरी गारंटी है। आप बलात्कारी हो, आप यौन शोषण के आरोपी हो, आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरा पटका पहन लो, उसके बाद आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये मेरी गारंटी है। कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता। आप भ्रष्टाचार कर रहे हो जितना मर्जी कर लो, 2,000 करोड़ का कर लो, 70,000 करोड़ का कर लो, 500 करोड़ का कर लो, 1,000 करोड़ का कर लो, लेकिन अगर आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाओगे, उसके बाद आपके ऊपर ना ईडी आएगी, ना IT आएगा, ना CBI आएगी, कोई एजेंसी नहीं आएगी, आपको हाथ नहीं लगा सकती किसी भी कीमत पे। और आपके पे ये गारंटी मोदी जी की है, सबसे बड़ी गारंटी। आप अपराधी हो, आप अपराधी होने के बावजूद पुलिस आपको ढूंढ रही है, एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही है, और उसके बाद अगर आप बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये रहा आपका यूपी का ताज़ा उदाहरण। गैंगस्टर सोनू कनौजिया ने थामा बीजेपी का दामन, और इसी गैंगस्टर सोनू कनौजिया को बीजेपी जो है, बीजेपी राज में, यूपी में, योगी राज में पुलिस इसे एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी।
अब ये बीजेपी में शामिल हो गया, अब ये माननीय हो गया है। 21 मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अब ये माननीय हो गया। अब इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, ना पुलिस हाथ डालेगी, ना सीबीआई हाथ डालेगी, ना ATS हाथ डालेगी, ना ED IT, कोई अब इसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। आप जनता के लिए उनकी गारंटी को यकीन मत मानो कि जनता को 2 जुमले दे दे के बहला लेते हैं। असली गारंटियाँ उनकी ये हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए उनकी गारंटी, बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी, और करप्ट लोगों के लिए उनकी गारंटी, हत्यारों के लिए उनकी गारंटी, सबके लिए गारंटी है। आज तक उनकी गारंटी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, अनिल मसीह है, बकायदा सबने देखा, हेरा फेरी करी उसने मेयर चुनाव में, आज तक उसके ऊपर मुकदमा चला है अभी तक नहीं, आराम से खुला बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसने बीजेपी के फेवर में करा था ये काम। अगर यहीं अभी कोई दूसरी पार्टी का होता तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। ये मोदी जी की गारंटी है, मेरी पार्टी में आ जाओ, सब बचा लूंगा, सब तरफ से रोक लूंगा आपको। बस क्या लगता है भाई, मोदी जी गारंटी चलेगी 2024 में कि नहीं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, मोदी नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे? गारंटी में मैं बोलता हूँ, ये जो अब गारंटी दे रहे हैं, तो जो पहले गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम होगी, पेट्रोल कम होगा, है, काला धन आएगा, और जो काला धन लेके अभी इनके राज में ही चले गए 36 लोग, 9,000 करोड़ रुपए तो एक आदमी है, बाकी सब करोड़ों में लेके भागे हैं। तो अगर विदेश में डंका बज रहा है इनका, तो उनको वापस क्यों नहीं ला रहे? केजरीवाल पर भी तो आरोप है, उन पर भी तो 3,000 करोड़ का कर्जा है, कहा गया। दिल्ली पर भी तो क्या, कहाँ कर्जा है? अरे प्लस में बजट है इनका दिल्ली का, नहीं कर्जा है, कोई कर्जा नहीं है। क्या बोलेंगे सरकार पे? हाँ, दिल्ली सरकार पे 3,000 करोड़ का कर्जा है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई, हम उसे 3,000 करोड़ को कहाँ गिन, और अगर उसे उसका मुकाबला भारत से करें, भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? 205 लाख करोड़, कम नहीं होता 205 लाख करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था 4.25 ट्रिलियन की है, उसमें से आपके पास 2 ट्रिलियन का कर्जा है। अभी पीछे आंकड़े जारी हुए थे तो 375 लाख करोड़ का जो है GDP का आंकड़ा जारी हुआ था, जिसमें से 205 लाख करोड़ तो आप कर्जा लिए बैठे हो, बचा के आपके पास 170 लाख करोड़, आधे से ज़्यादा आप कर्जा लेके बैठे हो। उसमें अगर 3,000 करोड़ का दिल्ली के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा और देनदारियां और लेनदारियां चलती रहती है, वो कर्जा भी मुक जाए। आप अगर दिल्ली का GST का हिस्सा उसे पूरा दे दो, केंद्रीय करों का जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, उसमें से दिल्ली की हिस्सेदारी आप दे दो, ये कर्जा भी निपट जाएगा। कौन सी देर लगेगी उसे? वो पैसा नहीं देते। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अब हमारे इलाके में पिछले 3 दिन से पानी की परेशानी शुरू हो गई है। कहा क्या जा रहा है, बीजेपी के लोग गली गली घूम रहे हैं, गली, भाई देखो आपने वोट नहीं दिया था ना, आप देख लो अब तो यही होगा, केजरीवाल तो जेल में, अब तुम्हारे घर में पानी कैसे आएगा? अब उन्होंने प्रचार में शुरू कर दिया है, कल हमारे घर की घंटी बजा के आए, भाई साहब बीजेपी को वोट देना। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे यार देख लो आप, पानी नहीं आ रहा ना 2 दिन से। मैंने कहा हाँ। कह रहा केजरीवाल जेल में है ना, इसलिए पानी नहीं आ रहा, तो बीजेपी को वोट दोगे तो 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। मैंने कहा भाई डाला किसने जेल में? फिर वो मेरे से थोड़ी सी बहस करने लगे, लेकिन उन्हें पता है कि इनसे तो बहस करना बेकार है, 2 मिनट के अंदर ही वो भाग लिए। तो ये हालत पैदा कर दिए हैं, अफसरों को कंट्रोल कर लिया है, पानी की अब दिल्ली में समस्या करनी शुरू कर दी है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये तो जेल में रह के सरकार नहीं चल सकती। अभी बिजली के बारे में भी यही होने वाला है, बिजली के कट लगने शुरू हो जाएंगे अभी लगातार, कंटिन्यूस यही फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, वो हालत बहुत खराब कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, आपकी बार 400 पार 370 के पार लाएंगे सीटें। बिल्कुल जी, इसका सबसे पहले ही बोला ना आपको कि केरल में आज क्या हुआ है। केरल में जो मशीन है, मॉक टेस्ट हो रहे थे, अभी 26 अप्रैल को चुनाव है, अगले हफ्ते में 26 अप्रैल के चुनाव के लिए जो EVM मशीनें पहुंची हैं, उनके मॉक टेस्ट होने शुरू हुए। उस मॉक टेस्ट में जैसे ही आप किसी का भी बटन दबा रहे हो, बत्ती कमल पे जल रही है। क्या लगता था 400 पार? उनको नोटिस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट में डली है, एप्लीकेशन डली है, कंप्लेंट डली है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट गई है, वो कह रहे हैं मैनुअल मिस्टेक है जी, मशीनी मिस्टेक है। कभी तो आप कहते हो कि जी हमारी मशीन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये काम होता है तभी आप कहते हो जी मिस्टेक्स हो सकती हैं, और वो मिस्टेक मैं साफ साफ एक ही बात पूछता हूँ, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि आप कोई भी बटन दबाते हो तो कमल का ही बत्ती क्यों जलती है? कमल की बत्ती जमाने पे हाथ की क्यों नहीं जलती, हाथी की क्यों नहीं जलती, किसी निर्दलीय की क्यों नहीं जलती, नोटा की क्यों नहीं जलती? क्या बोलेंगे? कभी पंजा की बत्ती जलती थी, आज कमल की बत्ती अरे कुछ तो प्रभु, कुछ सत्य बोल दो, जो काम जो कुछ काम हुए हैं तो नहीं, उस मोबाइल मत दिखाओ, सच्चाई को दिखाओ। नहीं वो फेक न्यूज मत केरला, मत जो है उड़ीसा दिखाओ, कुछ सच्चाई। हम यही देख रहे हैं कि हमारे शर्मा जी एक पक्षी है, राहुल जी के अच्छे काम दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल जी हमारे यहाँ सांसद रहे, अमेठी चल के देख लिए होते कि अमेठी का हालात क्या किया था, वहाँ से वायनाड क्यों जाना पड़ा। आज भी उनके काफी भक्त हैं जी, अमेठी से जी जी स्थान पे जाके देखिए कि अमेठी के हालात क्या हैं इस समय। अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। आप जवाब दीजिए, ये जवाब होता है। स्मृति ईरानी जी अमेठी में है इस टाइम, वहाँ से सांसद हैं। स्मृति ईरानी जी जब गैस पर रेट बढ़ा था, यही दिल्ली के जंतर मंतर में इतना लंबा गया और ये सिलेंडर लेके बैठ गई थी। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? क्यों चूड़ियाँ नहीं मार रही अपने नेताओं पे फेंक कर? उस टाइम पे बड़ी हाहाकार मचाई थी ना। आज सिलेंडर कहाँ है?
तेल कहाँ है, डीजल कहाँ है, आटा कहाँ है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी रह गई है। इन्होंने कोई विकास नहीं करा। दिल्ली के अंदर ये दिल्ली को लूट के खा गए हैं। दिल्ली में से 7 में से 6 सांसदों के टिकट कट गए। यहाँ के खुद 10 साल सांसद रहे हर्षवर्धन जी, उनका टिकट कट गया। तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर जो है इस टाइम एक बौखलाहट है चुनाव हारने की, और दिल्ली की 7 सीट सफा हो रही है इस टाइम। सिर्फ गठबंधन आ रहा है दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं आ रहा। क्या बोलेंगे सर? हम 360 से 390 तक हम खड़े हैं, बीजेपी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अपने विचार डालने का पूरा अधिकार है, अपना विचार डालने का पूरा अधिकार है। ये कह रहे 370 के पार आएगी बीजेपी। 370 भाई साहब, 70 भी पार हो जाए ना बीजेपी, तो ये भाई साहब उस दिन 4 तारीख को मिल जाए। 370 तो बहुत दूर की बात है। आप सिस्टम सुनो, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत हर जगह से मिली, राजस्थान से भी, बिहार से भी, आपका महाराष्ट्र से भी, जब इतनी 400 सीटें नहीं आ पाई, तो अब कहां से आ जाएंगे? अब तो इस टाइम हर जगह बाइकआउट हो रहा है भाजपा का। ये बोल रहे 370 के पार आएगी बीजेपी, क्या बोलेंगे? देखिए जी, इनकी मैं बताता हूँ, सीधी सीधी बात है। बीजेपी की पेरेंटल पार्टी जिसे कहा जाता है वो है आरएसएस का इंटरनल सर्वे जो हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो एक आध अखबार में पब्लिश भी हुआ था। उसके इंटरनल सर्वे में ही उनको मात्र 180 सीटों पे सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। और आरएसएस की ये तो एज पर इनके हिसाब से आरएसएस की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन लोगों ने सर्वे कर करके रिपोर्ट अपनी पेश करी है। तो इससे बड़ा सर्वे और कौन सा होगा कि जो इनकी पेरेंटल पार्टी आरएसएस वही कह रही है कि 180 सीटों पर हम सिमट जाने वाले हैं। तो हालत आप खुद ही समझ सकते हो। बस एक और बात इन्होंने कही, महंगाई पर कंट्रोल किया बीजेपी ने। इन्होंने कहा महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं करे। देखो जी, आप अगर किसी अमीर आदमी से पूछोगे महंगाई, वो कहेगा कौन सी महंगाई, कैसी महंगाई। अडानी अंबानी से आप पूछोगे महंगाई, वो कहेगा क्या महंगाई भाई। आप किसी मजदूर से पूछो जो सारे दिन मजदूरी करके देखता है, वो बताएगा कि महंगाई क्या होती है। जिसके पास काम धंधा नहीं है उससे पूछो कि महंगाई क्या होती है। इस कोने से उस कोने तक, आगे तक लगातार खड़े हुए रिक्शे वाले, पूरे दिन में उनको काम नहीं मिलता, सारे दिन वापसी चले जाते हैं। लेबर चौक, आप दिल्ली में सैकड़ों लेबर चौक है, सुबह जाके आप वहाँ पे देखो पूरे ढेर लगा होगा लेबर चौक पे। 300, 400, 500 लोग खड़े होंगे। शाम तक उनमें से 100-125 लोगों को भी काम धंधा नहीं मिल पाता, बाकी के लोग खाली चले जाते हैं। सीजन की सिर्फ छोड़ के, कि अगर वो सफेदी का सीजन आ गया तो उनमें भी काम मिलेगा, उनमें भी सब लोगों को पूरा काम नहीं। किसी को आज मिल रहा है, किसी को कल मिल रहा है। हालत इतने बदतर है, लेकिन दिखाया क्या जाता है, ऊपर की क्रीम दिखाई जाती है। मोटी मलाई आ गई वो ठीक है, नीचे जो सपरेटा दूध है वो कौन है, वो कहाँ गया? सीधी सी बात है। मोदी जी दावा कर रहे हैं ना, मैंने इतना विकास कर दिया कि हर कोना विकसित हो गया है। बिल्कुल, अगर उन्होंने इतना विकास कर दिया तो वो धर्म के आधार पर वोट क्यों मांगते हैं? वो 400 पार का ना दे रहे हैं और वो अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। वो क्यों काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा उन्होंने? उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है, 500 सालों से हमारा धर्म जो है खतरे में था, हमने लाया। उनके बीजेपी के सारे जितने ऊपर से नीचे तक के लीडर, उनके सारे कार्यकर्ता सिर्फ एक ही बात को, बीजेपी ने काम क्या करा, सबसे पहला उनका काम आता राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर, अभी कल के रामनवमी के दिन में भी उनकी कैसे वीडियो वायरल करी गई है, कैसे उनकी फोटोज वायरल करी। प्लेन में बैठ के जूते उतार के उन्होंने टैबलेट पे ये देखा कि सूर्य मस्तकाभिषेक हो रहा है। अरे भैया, इससे क्या देश में गरीबी मिट जाएगी? इससे क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? इससे क्या हमारा हेंडर इंडेक्स सुधर जाएगा? ये बता दो आप। दर्शन तो हम भी रोज सुबह शाम कर लेते हैं, तो क्या उससे मुझे रोटी मिल जाएगी? एक दिन कोई मुझे टुकड़ा डाल के चला जाएगा, दूसरे दिन कोई और टुकड़ा डाल के, तीसरे दिन तो कहेगा तो साला रोज यहाँ पड़ा रहता है, इसे कौन टुकड़ा डाले? काम धंधा करता नहीं, अच्छा